डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि वर्मा आप सबों को एराइज एडू केयर में स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री में अब तक हम लोगों ने जो एक दो क्लासेस की हैं उसमें हम लोगों ने पृष्ठभूमि समझने की कोशिश की, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में जानने की कोशिश की। पिछले क्लास में दूसरा अध्याय शुरू हुआ था जिसका शीर्षक था यूरोपियों का भारत आगमन। यूरोपियों का भारत आगमन अध्याय के अंतर्गत कुछ 5-6 टॉपिक थे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने यूरोपियों के भारत आगमन के समय में यूरोप में क्या परिवर्तन हो रहा था जिसकी वजह से पुर्तगीज या स्पेनिश या यूं कह लीजिए कि स्पेन की सहायता से पुर्तगाल भारत में आता है। यूरोप की स्थिति को हम लोगों ने समझ लिया था। कुछ हद तक भारत की क्या स्थिति थी इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। और इसी क्रम में यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन अध्याय के अंतर्गत अब आज का दूसरा टॉपिक है इस अध्याय का कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन। जो यूरोपीय 15वीं शताब्दी से लेकर जो 19वीं शताब्दी तक भारत की पूरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति को परिवर्तित करते हैं, उनमें से सभी यूरोपियों में शुरुआत जो होती है पुर्तगीज के साथ होती है, पुर्तगालियों के साथ होती है। और फिर आगे जाकर आप डचों के आगमन को, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस और फ्रांसीसियों के आगमन को समझेंगे। इसी क्रम में आज जो दूसरा टॉपिक है पुर्तगालियों का आगमन, इसे समझते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के साथ साथ हम यह समझेंगे कि पुर्तगीज जिस समय भारत में आए 1498, उस समय से लेकर जिस समय तक पुर्तगीज यहाँ पर एस्टेब्लाइज्ड हो गए लगभग 1540 के आसपास तक, तो ये जो 40-42 साल का जो क्रम है, जो ये 40-42 साल का समय अंतराल है, पुर्तगीज मूलतः पुर्तगीज मूलतः 1498 में भारत में पहली दफा आते हैं और 1498 से लेकर 1540 तक आप ऐसा कह सकते हैं कि एक इस दौरान अपने आप को पूर्णतः भारत में मजबूत कर लेते हैं। तो ये जो कोई 40-42 साल का समय है, इस 40-42 साल के समय में पुर्तगीज यहाँ पे किस किस तरीके से, कौन कौन से वो चरण, किस प्रकार की ये कदम उठाते हैं, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, क्या पृष्ठभूमि रहती है, इस सब की चर्चा हम लोग करेंगे। तो मैं अगर आपको यह कहूँ कि पुर्तगालियों के आगमन के समय में भारत की स्थिति क्या थी, उसके प्रति एक समझ आपको विकसित करनी है। एक और बहुत सारी जो सूचनाएं, जो बहुत सारी घटनाक्रम हुई हैं, उनको भी जानना है। सूचनाओं से तो प्रत्यक्ष रूप से सवाल पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू बेस्ड में, और ये समझ पर जो आधारित है, कभी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं वहाँ पर ये काम सोच आ जाता है। तो दोनों ही दृष्टिकोण से हम लोगों को दूसरे टॉपिक को समझना है, भारत में पुर्तगालियों के आगमन से संबंधित। जो पहली सूचना है, वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, वर्तमान में कोझिकोड बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के मध्य नए समुद्री मार्ग की खोज की। ये तो बहुत ही प्रचलित तथ्य है, ठीक है। उसके बाद वास्को डी गामा
के बाद 1500 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल कालीकट भारत आया। पुर्तगालियों द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री की स्थापना की और अपनी दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित की। अब ये जो 1498 से क्रम शुरू हुआ और 1505 ईस्वी तक आपने कुछ घटनाक्रम को यहाँ देखा, इतनी सरलता से सब कुछ नहीं हुआ। क्या क्या बातें हुई, इसको हम लोग थोड़ा सा एक ब्लैंक पेपर लेते हैं और फिर उस पे समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ कोई एडिटिव इंफॉर्मेशन है उसे मैं थोड़ा आपके पास यहाँ पर शेयर करता हूँ। यह समझना है कि पुर्तगालियों के आगमन के समय कि भारत की स्थिति क्या थी, पहले यह बात समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं कि वर्तमान परिदृश्य से यदि आप भारत को देखना चाहते हैं तो भारत एक देश के रूप में आपको नजर आता है। लेकिन 15वीं शताब्दी के आसपास 1498 ईस्वी में भारत एक देश नहीं था। भारत एक देश के रूप में संगठित नहीं था। देश कह भी सकते हैं कि यह एक भौगोलिक प्रदेश था, लेकिन इसकी सत्ता जो है वो किसी एक ही शासक के द्वारा शासित हो रही है, ऐसा नहीं था। तो ये भारत एक देश नहीं था तो क्या था? तो भारत एक देश नहीं था, बल्कि यहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे। ठीक है, और इसके साथ साथ कोई केंद्रीय सत्ता मौजूद नहीं था। केंद्रीय सत्ता मौजूद नहीं था। केंद्रीय सत्ता मौजूद नहीं था, इसका मतलब यह हुआ कि कोई इतनी ताकतवर शक्ति, कोई ताकतवर सत्ता नहीं था जो पुर्तगालियों के आगमन के समय पुर्तगालियों के आने के प्रक्रम को चुनौती दे सके, बल्कि भारत छोटे छोटे राज्यों में मौजूद था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अगर फिर भी अगर आप देखें कि क्या ऐसा था कि पूरा भारत ही कमजोर था, तो ऐसा नहीं भी कहा जा सकता है कि कुछ कुछ जगहों पे एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी थी। उसमें गुजरात एक हिस्सा कहा जा सकता है। गुजरात के साथ साथ थोड़ा और आगे बढ़ें तो दक्कन में आप देखें तो दक्कन में भी आपको थोड़ी बहुत मजबूत स्थिति थी तुलनात्मक रूप से। और उत्तर भारत में देखें तो मुगल तो अभी मौजूद उतनी मजबूती से थे ही नहीं। 1526 ईस्वी में मुगलों का आगमन शुरू हुआ, ये तो मामला था। गुजरात में देखा जाए तो बेगड़ा शासन चल रहा था और दक्कन में बहमनियों का शासन चल रहा था। ठीक है, पुर्तगाली जब भारत समुद्र की यात्रा करके पहुंचते हैं तो उनके पास जो इनकी सबसे अच्छी बात क्या होती है, जो मजबूत पक्ष होता है पुर्तगालियों का, वह यह रहता है कि इनकी जो तकनीक है, विज्ञान एवं तकनीक, साथ ही साथ जो सैन्य ताकत है, खास करके नौसेना, पुर्तगालियों की जो नौसेना है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती है। इससे संबंधित और हम लोग मजबूती से बात देखेंगे, आने वाले समय में ये चर्चा का विषय होगा। तो वर्तमान परिदृश्य तो यही था कि भारत में पुर्तगालियों को चुनौती देने का जो एक पृष्ठभूमि है, ऐसा नहीं दिखता है। पुर्तगाली सहजता से भारत आ जाते हैं। कहा यह जाता है कि कुछ गुजराती व्यापारी थे जिनकी सहायता से वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचता है
और कालीकट का जो राजा है जमोरिन, वो एक हिंदू शासक है। वह एक हिंदू शासक है। 1498 ईस्वी में ये कालीकट का शासक है। और ये क्या करता है? कालीकट का शासक है। यह जमोरिन हिंदू शासक है, ये स्वागत करता है। ठीक है, कालीकट जमोरिन कालीकट का शासक है, हिंदू शासक है, और वो पुर्तगालियों का स्वागत करता है 1498 में। उस समय गुजरात में बेगड़ा, दक्कन में बहमनी और जो भारत के अन्य हिस्से थे उसमें छोटे छोटे राज्य थे। कोई केंद्रीय सत्ता मौजूद नहीं था जो पुर्तगालियों को एक चुनौती दे सके। और इसके अलावा तुलनात्मक रूप से पुर्तगालियों की जो ताकत थी वह यह थी कि इसकी एक मजबूत नौसेना थी। यहाँ तक का घटनाक्रम स्पष्ट हो गया। फिर दूसरी बात क्या है इसके आगे, कि पुर्तगाली यहाँ पर क्यों बने रहे, इनकी कौन कौन सी प्रेरणा थी, जिसके बारे में कुछ बातें तो हम लोगों ने परिचय खंड में ही देख लिया था कि यूरोप में कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे थे जिसकी वजह से यूरोप में जो बदलाव हो रहे थे उसकी वजह से क्या होता है, यूरोप के जो बदलाव थे उसकी वजह से क्या है कि यूरोप के बदलाव की वजह से पुर्तगाली पूरब की ओर आकृष्ट होते हैं। यह बात हम लोगों ने देख लिया था। फिर हमने यह भी देखा था कि जो इटली की सार्वभौमिकता जो बन रही थी उसे भी पुर्तगीज चुनौती देना चाह रहे थे, या स्पेन और पुर्तगाल दोनों मिलकर इटली को चुनौती देना चाह रहे थे। इसकी वजह से भी वो पूरब की ओर, खास करके भारतीय परिदृश्य को, भारतीय क्षेत्र को वो जीतना चाहते हैं, यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया था, ये बात हम लोगों ने परिचय खंड में पढ़ लिया था। ठीक है, आगे की प्रेरणा क्या थी? सबसे शानदार प्रेरणा तो अगर मैं कहूँ वह यह थी कि जब वास्को डी गामा भारत से लौटा तो अपने साथ कुछ गरम मसाले ले गया और उसको यूरोप की बाजार में बेचा, और इस बिक्री से उसे कोई 60 गुना मुनाफा हुआ। और ये 60 गुना मुनाफा पुर्तगालियों को, मुझे लगता है पुर्तगाली या फिर अन्य यूरोपियों को सबसे ज़्यादा प्रेरणा देता है, जिसकी वजह से वो भारत में आने को इच्छुक होते हैं। और सिर्फ आते ही नहीं हैं बल्कि क्रमवार यहाँ पर आकर अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक प्रेरणा और भी था, और वो यह था कि जो पहले से तय रास्ता था, जो एक और प्रेरणा हम ये कह सकते हैं कि जो पहले से पूरब के देश और यूरोप के जो देश हैं वो जो तय रास्ते थे जिस पर अरबों का कह सकते हैं कि अरबों का जो नियंत्रण था, उस अरबों के नियंत्रण को ये चुनौती दे रहे थे। उस नियंत्रण में ये परिवर्तन लाना चाहते थे, और इसी परिवर्तन की वजह से भी, इस परिवर्तन को करने की वजह से भी वो भारत में पहुंचने को लेकर अरब सागर या हिंद महासागर पर ये अपने अधिकार को जमाना चाहते थे। और ये भी एक मजबूत प्रेरणा बन सकती थी। मैंने आपको यूरोप के बदलाव को जो मैंने बताया था, तो मैंने उस बदलाव को समझाने के लिए यह भी कहा था कि कहीं ना कहीं जो यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हो रहा था, उस पुनर्जागरण में इस्लाम धर्म की सोच और क्रिश्चियनिटी की जो सोच है, इस दोनों सोच में एक तरीके से मंथन चल रहा था, एक दूसरे के ये खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे थे। तो अरब चूंकि मुस्लिम शासक थे तो इनके खिलाफ भी पुर्तगीज आना चाहते थे। ये कुछ प्रेरणा थी जिसकी वजह से यूरोपीय, खास करके पुर्तगीज, भारतीय भूमि पर अपना अधिकार कर रहे हैं। ठीक है, और ये कितने अब ये चूंकि भारत में आए तो फिर किस किस तरीके से आए, इसके पहले की तो सूचना हम लोगों ने देखी ही थी कि भारत में
वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आए, 17 मई 1498 ईस्वी में। और जो दूसरी दफा वास्को डी गामा के बाद कोई आया वो 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल आया। और यही पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल है, पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग महत्वपूर्ण तरीके से देखिएगा। पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल 1500 ईस्वी में आया और इसी ने ब्राजील की भी खोज की थी। ब्राजील, देखिए इस स्लाइड में मैं दो चीजों को आपको हाईलाइट करता हूं, एक यूरोपीय नौसेना और दूसरा ब्राजील की खोज जो पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल ने की थी 1500 ईस्वी में, क्योंकि इस सूचना का उपयोग अभी हम लोग अन्य तथ्यों को समझने में भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने अब तक ये चर्चा किया कि यूरोप की परिस्थिति क्या थी, भारत की स्थिति क्या थी, पुर्तगालियों को कौन कौन सा प्रेरणा मिल रहा था जिसकी वजह से वो भारत में अपनी सत्ता को निरंतर मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का आना होता है, 1500 ईस्वी में कैब्राल भारत आता है और भारत आने से पहले वो ब्राजील की खोज करता है। अब इसके आगे क्या होता है, 1502 ईस्वी में एक और घटनाक्रम, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। वास्को डी गामा पुनः भारत आता है और इस समय इसका एक बार फिर से स्पष्ट उद्देश्य यह होता है कि इस बार फिर से वो जमोरिन से मिले, एक बार फिर से वह जमोरिन से मिले। जमोरिन की कहानी क्या थी कि जब पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल आया और इसका उद्देश्य क्या था कि जमोरिन से बातचीत कर या जमोरिन की सहायता लेकर भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करे। 1500 ईस्वी के आसपास का भारत, उसमें क्या चल रहा था कि जमोरिन जो कालीकट का शासक था, अगर मैं इसे थोड़ा जमोरिन वाली स्थिति को मैं थोड़ा समझाता हूं, यहां पे एडजेक्ट तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बताना चाहता हूं कि अगर कालीकट की स्थिति यह थी तो इसके आगे और पीछे दो जगह थे, कोचीन और कन्नूर। कोचीन और कन्नूर, इन दोनों के साथ संबंध जो है कालीकट के संबंध अच्छे नहीं थे। तो 1500 ईस्वी में जब कैब्राल आया था तो उसने जमोरिन की सहायता की थी और जमोरिन की सहायता दो तरीके से की थी। एक तो जो उसके नजदीकी दुश्मन थे, जो कि कोचीन और कन्नूर, उसको ये प्रत्युत्तर देने में ये जमोरिन की सहायता किए, एक। और दूसरा, जमोरिन उस समय अरबों से भी काफी परेशान था, अरबों से। तो जो अरब के जो व्यापारी थे उनके खिलाफ पुर्तगालियों ने भी जमोरिन की सहायता की। तो जमोरिन की सहायता दो तरीके से हुआ, लेकिन ऐसे नहीं कि इसके बदले में उन्हें जमोरिन से यह सहायता चाहिए थी। जमोरिन से पुर्तगाली यह आशा कर रहे थे, पुर्तगाली यह मदद चाह रहे थे कि उन्हें भारत में व्यापार करने को लेकर मदद मिल सके।
व्यापार करने को लेकर उन्हें एक जगह मिल सके। जब 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और जब जमोरिन से मिला, तो अब तक जो जमोरिन काफी मित्रवत रूप से पुर्तगालियों से मिल रहा था, यहां पर जमोरिन थोड़ी असमंजस की स्थिति में आ गया। और यह असमंजस की स्थिति इसीलिए थी क्योंकि वास्को डी गामा ने यहां पर एक स्पष्ट मांग रखी, और वह स्पष्ट मांग यह थी कि जमोरिन यह आदेश जारी करे कि इसके आसपास, यानी कि जो कालीकट के आसपास जो भी मुस्लिम या अरब के जो व्यापारी हैं वह जगह खाली कर दें। तब तक जो 1500 ईस्वी में जो स्थिति बनी थी उसकी वजह से अब व्यापार अरबों के साथ भी जमोरिन की ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इस मांग से जमोरिन असहज हो जाते हैं और फिर यहाँ पर एक क्या होती है, एक कह सकते हैं कि एक युद्ध की स्थिति यहाँ पर विकसित हो जाती है। 1502 ईस्वी में ऐसा होता है, 1502 ईस्वी में। अब यहाँ पे आपको एक तार्किक रूप से यह बात समझना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नाविक आए और भारत में स्थित जो शासक है उससे युद्ध करने की चुनौती तक दे सके। तो हाँ, ऐसा संभव था, क्योंकि इसके पहले जो अल्ब्रेज कैब्राल आया था, इसके साथ कोई 1200 नाविक आए थे, 1200 से 1300 नाविक आए थे। और ये 1200 से 1300 जो नाविक थे, ये कोई साधारण नाविक नहीं थे, बल्कि ये सभी सैन्य क्षमता से युक्त थे, सैन्य क्षमता से युक्त थे। अब आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि जो पुर्तगीज थे वो बहुत स्पष्ट भाव के साथ भारत में आ रहे थे कि अगर उन्हें समुद्र में आना है तो वहां पे यदि कोई उन्हें चुनौती मिलता है तो उसे स्वीकारना है, यदि कोई उन्हें समुद्र में युद्ध की चुनौती देता है तो उसे स्पष्ट रूप से ठीक रखना है, उनके खिलाफ जीतना है और आगे बढ़ना है। जहां पर स्थल जगहों पर जब ये उतरते हैं तो वहां पे भी उन्हें यदि कोई चुनौती मिलता है तो उसे भी ये स्वीकार कर रहे थे। तो क्या ये जमोरिन को हरा सकते थे? तो इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा करने में वो संभव थे। यहां पर क्या हुआ, 1502 की इस स्थिति के साथ क्या हुआ कि जो मालाबार कोस्ट है, मालाबार जो प्रक्षेत्र है, यहां पर 1502 ईस्वी में मालाबार में क्या होता है, ये जो सूचना है इसके पहले हम लोगों ने देखा था। पंद्रह सौ दो ईस्वी में यहाँ पर 1500 ईस्वी में पुर्तगाली आते हैं, 1502 में पुनः वास्को डी गामा आता है और 1503 में पुर्तगालियों द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी फैक्ट्री की स्थापना की एवं अपनी दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित की। ये सूचना आप लोगों ने देखा था। अब मैं यह कह रहा हूं कि 1502 की जो स्थिति बनी थी उसकी वजह से जो मालाबार प्रक्षेत्र था उस पे इन्होंने अपना नियंत्रण बना लिया था। और ये नियंत्रण कैसा था? व्यापारिक नियंत्रण। ठीक है, ये व्यापारिक नियंत्रण जो है, ये यहां पर इन्होंने अपना व्यापारिक नियंत्रण स्पष्ट कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे की घटनाक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। 1503 ईस्वी में अल्फांसो द अबुकक द्वारा कोचीन में दुर्ग या किला बनवाया जाता है, जो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था। अल्फांसो द अल्बुकर्क, यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो ये एक सामान्य अधिकारी के रूप में पुर्तगाल से यहां पर आता है, लेकिन बाद में ये काफी महत्वपूर्ण नाम होगा। सच में इसकी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, हमने ये भी देखा कि 1505 ईस्वी वास्तव में जो 1503 ईस्वी के बाद जो पुर्तगाली थे वो भारत में धीरे धीरे अपने पांव को मजबूत कर रहे थे।
धीरे धीरे 15वीं 16वीं सदी तक पुर्तगाली कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली के बंदरगाहों पर भी अपनी व्यापारी कोठियां स्थापित कर लेते हैं। तो वास्तव में मैं यह कहूंगा कि 1505 ईस्वी के बाद 1505 ईस्वी के बाद पुर्तगाली एक एक करके पुर्तगाली एक एक करके संपूर्ण भारत में अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। संपूर्ण भारत में अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। और ये जो मजबूत करने की जो स्थिति है वो अचानक से नहीं होता है। वो कैसे होता है? वो भी चरणबद्ध तरीके से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक घटनाक्रम को समझते हैं। 1505 ईस्वी में ही 1505 ईस्वी में ही फ्रांसिस्को द अल्मेडा का भारत आगमन होता है। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा यहां पर आकर एक ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत करता है। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? इसी को नीले जल की नीति या शांत जल की नीति भी कहा जाता है। शांत जल की नीति भी कहा जाता है। इससे संबंधित सूचना यहां पर हम लोगों ने दे रखा है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। वायसराय कह लीजिए या फिर गवर्नर कह लीजिए। अब ये प्रशासन के क्या क्या चरण हैं इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। इस सूचना को पहले हम लोग समझते हैं और इस सूचना से संबंधित जो व्याख्या है इसे समझते हैं। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। और यहाँ पर 1505 से 9 लिखा है। इसका मतलब ये 1505 से लेके 9 ईस्वी तक भारत में रहा और ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाया। ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति क्या थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब यह हुआ कि जो भारत के आसपास, जो यहाँ पर आप हिंद महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और जो अरब सागर, ये जो वाटर बॉडीज थे जो भारत के आसपास थे, उनके ऊपर कमांड करना और यह कहना कि यदि किसी भी अन्य को, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले से जो अरबियन थे, जो इटली तक प्रत्यक्ष रूप से पूरब के देश के बीच का एक जो सेतु बनकर काम कर रहे थे, तो अब मजबूत नौसेना के माध्यम से यदि अब कोई भी इस प्रक्षेत्र में, चाहे अरब सागर, हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में, यदि कोई व्यापार करना चाहता है तो उन्हें इस पुर्तगाली ताकत का सामना करना पड़ेगा। इस नीति को शांत जल नीति की बात कही गई। अब इससे क्या बेचैनी हुआ? जो भारत के जो ये तटवर्ती प्रदेश के राजा थे वो, या फिर जो भारत से पहले से जुड़े हुए अन्य व्यापारी थे, चाहे वो तुर्की के हों, गुजरात के हों, मिस्र के हों, तो इन सबों ने क्या किया कि इसका विरोध किया। अब चूंकि यह एक ऐसी नीति थी जिसका प्रत्यक्ष रूप से
कुपरिणाम जो है वो अन्य पर पड़ रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि गुजरात, मिस्र और तुर्की, ये तीनों एक हो गए और तीनों ने मिलकर फ्रांसिस्को द अल्मेडा के खिलाफ या पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया 1509 ईस्वी में। और इस युद्ध में फ्रांसिस्को द अल्मेडा, यह युद्ध जो है वो 1509 ईस्वी में होता है। इस युद्ध को चौल का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को चौल का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में फ्रांसिस्को द अल्मेडा का जो पुत्र है वो मारा जाता है। यानी कि एक तरीके से गुजरात, मिस्र एवं तुर्की की जो संयुक्त सेना है वो जीत जाती है। ठीक है, लेकिन इससे संबंधित सूचना यही था। लेकिन होता क्या है कि ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया गया था, जो युद्ध का जो दूसरा चरण होता है, दूसरा चरण, उस युद्ध के दूसरे चरण में पुर्तगालियों की विजय होती है। उस दूसरे चरण में पुर्तगाली जो होते हैं वो विजय प्राप्त करते हैं। और इस विजय से भारत में पुर्तगालियों के पांव बहुत मजबूत हो जाते हैं। 1509 ईस्वी में अल्मेडा ने गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क को पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया। इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1505 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जो पुर्तगाली हैं वो वर्षवार अलग अलग जगहों पर जीत हासिल करेंगे और अपनी स्थिति और मजबूत करते जाएंगे। आरंभिक वर्षों में पुर्तगालियों का व्यापार पर एकाधिकार रहा। उन्होंने व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। साथ ही एक कार्ड्स अरमेडा काफिला पद्धति के माध्यम से समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम किया, जिससे समकालीन मुगल जहाजों के लिए खतरा पैदा करके मुगल बादशाहों से व्यापार संबंधी छूट प्राप्त की। तो देखिए, अब ये कार्ड्स आर्मेडा काफिला पद्धति क्या है, इसे समझते हैं। देखिए, जब आप एक दिवसीय परीक्षाओं में उतरते हैं और जब ऐसी सूचनाएं आपको मिलती हैं तो आप बस याद कर लेते हैं कि ये कार्ड्स आर्मेडा काफिला पद्धति है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, इसे थोड़ा सा समझते हैं। मैं भारत का ये तटवर्ती प्रदेश लेता हूं और मैं ये कहता हूं कि 1505 से लेकर 1540 के मध्य इन तटवर्तीय प्रदेश में, चाहे वो बंगाल का हुगली प्रदेश हो या फिर वर्तमान के बांग्लादेश का चटगांव या सतगांव ये प्रदेश हो, या फिर ये तटवर्ती जगहों में अलग अलग जगह जो है, उन सभी जगहों पर पुर्तगाली जो हैं अपनी आप को स्थापित करते हैं। वर्षवार रूप से यदि देखा जाए तो 1531 ईस्वी में एक जगह है चाउल, वहां पर 1532 ईस्वी में दमन दीव में से दीव, 1532 ईस्वी में दीव, फिर 1534 ईस्वी में सालसेट। इन सभी जगहों पर, और फिर यहाँ पर जो हुगली है उसे भी 36 ईस्वी में, संभवतः 1536 ईस्वी में हुगली
ठीक है। कोई शासक, आखिर जो ये भारतीय शासक थे, ये आसानी से क्यों पुर्तगालियों को अपनी जो मजबूत स्थिति थी या जो जगह थे उन्हें क्यों सौंप रहे थे, इस कारण की पहले व्याख्या करते हैं। तो भारतीय पक्ष क्या था कि जो भारत के शासक थे ये मैदानी इलाकों में थे या फिर जो तटवर्ती थे वह भी अपनी सीमा का विस्तार करना या फिर भारत के अलावा कहीं जाना, इस सोच के साथ वो शासन नहीं कर रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के शासक के पास एक मजबूत नौसेना का अभाव था, मजबूत नौसेना का अभाव था, मजबूत नौसेना का अभाव था। आप यह समझिए कि 1526 ईस्वी में स्थापित भारत के सबसे मजबूत शासकों में जो मुगल शासक हुए, उनके पास भी नौसेना नहीं थी, उनको वैसी जरूरत भी नहीं थी। तो अब अंग्रेजों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाकर क्या किया, अपनी उपस्थिति जो है समुद्र में मजबूत कर दी। और यही नहीं यह रुके, बल्कि इनके क्षेत्र में कोई भी यदि व्यापारी आता, कोई भी व्यापारी, चाहे वो भारत के यहाँ पर अरब सागर हो, हिंद महासागर हो या फिर जो बंगाल की खाड़ी, इन कहीं जगह पर कोई भी व्यापारी अगर पहुंचता तो उनकी लूट हो जाती। उनकी क्या हो जाती? लूट हो जाती, समुद्री लूट। कुल मिलाकर जितने भी भारतीय शासक थे उनको समुद्र में अब जाने से डर लगने लगा था। तो इस डर को खत्म कैसे किया जाए? तो इस डर को तभी खत्म किया जा सकता था जब वो पुर्तगालियों के साथ समझौता करते, और पुर्तगाली समझौते के तहत उन्हें अपनी जगहों पर शासन करने के लिए, अपनी जगहों पर व्यापार करने के लिए, उन्हें रहने के लिए, रुकने के लिए जगह दिया जाता। और बदले में यदि कोई शासक जल मार्ग का प्रयोग करना चाहता, तब उन्हें पुर्तगालियों से परमिशन लेना पड़ता। और यही परमिशन लेने की पद्धति को कार्ड्स आर्मेडा काफिला पद्धति के नाम से जाना गया। यानी कि यहाँ पे परिदृश्य जो था वो एकदम से उलट गया कि भारतीय लोग जो हैं वो पुर्तगालियों को टैक्स दे रहे हैं या उनको अपनी कुछ सुविधा देकर, यदि वो टैक्स नहीं दे रहे हैं तो सुविधा देकर अनुमति प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, इसे ही कहा गया कार्ड्स आर्मेडा काफिला पद्धति। ठीक है, चलते हैं सूचनाओं को आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी सूचना है। तो सबसे पहला सूचना तो यही था कि आरंभिक वर्षों में पुर्तगालियों का व्यापार पर एकाधिकार रहा, उन्होंने व्यापार के साथ शक्ति का प्रयोग किया, साथ ही एक कार्ड्स आर्मेडा काफिला पद्धति के माध्यम से समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम किया। कार्ड्स आर्मेडा काफिला पद्धति में भारतीय शासक यदि अरब महासागर या हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में उतरना चाहते हैं तो उन्हें पुर्तगालियों से अनुमति लेना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और जिससे समकालीन मुगल जहाजों के लिए ये खतरा पैदा करके मुगल बादशाहों से व्यापार संबंधी छूट प्राप्त किए। अब देखिए, भारतीय शासकों के साथ इनके संबंध कैसे रहे इसकी भी मैं व्याख्या करूंगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि पुर्तगाली समुद्री डकैती और लूटपाट में भी पीछे नहीं रहे, अमानवीय अत्याचार करने और अव्यवस्था फैलाने में भी उनका हाथ रहा। उन्होंने कट्टरता से भारतीय समाज का ईसाईकरण करने का भी प्रयास किया। इस पॉइंट से संबंधित बात यह है कि पुर्तगाली जो थे वो धर्मांध भी थे। पुर्तगाली जो हैं वो धर्मांध भी हैं।
पुर्तगाल के जो धार्मिक दृष्टिकोण है इसमें कट्टरता बहुत ज्यादा है। धार्मिक दृष्टिकोण जो है इसमें कट्टरता बहुत ज्यादा है। धार्मिक दृष्टिकोण में कट्टरता है और ये बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने में विश्वास करते थे। धर्म परिवर्तन कराने में विश्वास करते थे। धर्म परिवर्तन कराने में विश्वास करते थे। साथ ही साथ इनकी एक और पॉलिसी है 1509 ईस्वी के बाद 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आया और इसने भारत में एक और नीति की शुरुआत की, वह थी विवाह की नीति। अब ये विवाह की नीति क्या थी? तार्किक रूप से अगर इसकी व्याख्या करें तो पुर्तगाली इतनी संख्या में तो भारत नहीं आ सकते थे कि वो भारत में अपनी विचार को तेजी से प्रचारित प्रसारित कर सकें या अपने लिए रहने की परमानेंट व्यवस्था देख सकें या कोई अन्य साधन तरीके से भारत में भारतीय समाज में अपनी पैठ बना सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि भारतीय स्त्रियों के साथ इन्होंने विवाह की नीति की शुरुआत की। यहां पर भारत में क्या किया इन्होंने? स्त्रियों के साथ विवाह की परंपरा शुरुआत की। और इससे इनके दो मोटिव स्पष्ट हो गए। एक तो इनको जगह मिल गया, सामाजिक इनकी पहचान बनने लगी, सामाजिक स्वीकार्यता होने लगी। पहली बात तो ये हुआ कि सामाजिक स्वीकार्यता इनकी होने लगी और दूसरा जगह मिलना एक बात, सामाजिक स्वीकार्यता मिलना दूसरी बात, और तीसरा जो इनका जो धार्मिक या सांस्कृतिक फैलाव था यह मोटिव भी स्पष्ट हो गया। तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क एक गवर्नर आया जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, दूसरे ने विवाह की नीति को अपनाया। ठीक है, तो आगे की प्रयास को देखते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट्स हमने समझे कि पुर्तगाली समुद्री डकैती लूटपाट में पीछे नहीं रहे, अमानवीय अत्याचार करने और व्यवस्था फैलाने में भी उनका हाथ रहा। उन्होंने कट्टरता से भारतीय समाज का ईसाईकरण करने का भी प्रयास किया। इसके आगे कब है कि भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, कई फलों एवं सब्जियों की खेती की शुरुआत भी इनके द्वारा की गई। देखिए, जब भारत में पुर्तगाली आए तो इनके जो व्यापार होते थे, समझते हैं एक बार फिर से। जैसे आपको पता ही होगा कि व्यापार में दो पक्ष होते हैं और प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को कुछ ना कुछ देता है और उसके बदले में कुछ लेता है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो भारत एवं पुर्तगाल के जो व्यापारिक संबंध थे वो कैसे थे। भारत एवं पुर्तगाल के जो व्यापारिक संबंध थे वो कैसे थे? देखिए, सबसे पहले भारत इस समय किस भूमिका में था? निर्यातक की भूमिका में था। पुर्तगाल क्या था? आयातक था। और भारत क्या था? निर्यातक था। भारत से सामान बाहर जाता था। पुर्तगाल क्या क्या ले जाते थे? तो उसमें सबसे पहला जो होता था वो होता था गरम मसाले।
हल्दी, अदरक, चंदन, ये सब काफी यहां से ले जाया जाता था। क्या भारत भी कुछ आयात करता था? हाँ, कुछ सीमित चीजों का आयात होता था, जैसे सिंदूर। ऐसे में जो गरम मसाले, हल्दी, अदरक, चंदन और खास करके मसालों में जो सबसे महत्वपूर्ण, जो काफी यूरोप के देश में जो काफी मांग थी, वो हम लोग बोलचाल की भाषा में गोलकी कहते हैं, या फिर जिसे काली मिर्च भी कहा जाता है, जिसे काली मिर्च भी कहा जाता है। आपको मैं बताऊं कि एंशियंट हिस्ट्री में जो यूनानी है, उनके लिए भी ये फेवरेट व्यापार का समय था। काली मिर्च को प्राचीन भारत में इसे यवन प्रिय भी कहा जाता था। यवन शब्द यूनानियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रश्न भी कितनी दफा एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है कि यवन प्रिय क्या, तो काली मिर्च। ठीक है, तो पुर्तगाल में ये क्या था कि यहाँ सामान ज्यादा जाता था। तो पुर्तगालियों ने क्या किया कि भारत में कुछ ऐसे वर्ग का निर्माण किया जो उनकी वस्तु को ले सके। अब जैसे सिंदूर तो यहाँ पे पहले से भी होता था, और वो उन्होंने यहाँ पर लाना शुरू किया। तांबे की बात कह सकते हैं, मरकरी की बात कर सकते हैं, पारा, ये सब चीज वो लाना शुरू की। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे चीजों का भी यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जो यहाँ पर नहीं थे। जैसे उदाहरण के तौर पर आलू, हरी मिर्च, तंबाकू। अब तंबाकू जरा सोच के देखिए, ये तंबाकू किस प्रकार का उत्पाद है? एक तरीके से तंबाकू पुर्तगालियों के पहले नहीं था। पुर्तगाली यहाँ आकर तंबाकू को बेचते हैं और यहाँ के लोगों को तंबाकू पर निर्भर करते हैं। आपने मध्यकाल के इतिहास को पढ़ते समय पढ़ा होगा कि मुगल शासकों ने तंबाकू की खेती, व्यापार, उपयोग सब पर क्या किया था? प्रतिबंध किया था। तो इसके पीछे का दृष्टिकोण अब आपको समझ में आया होगा। अब जब ये व्यापार होता था तो मुद्रा क्या था? क्या ऐसा होता था कि पुर्तगाली, या फिर कह सकते हैं कि जो स्पेन, क्योंकि उस समय दोनों लगभग आपस में काफी अच्छे रिश्ते में थे, तो पुर्तगाली या स्पेन अपनी मुद्रा लाकर भारत में देते थे? तो ऐसा नहीं था, बल्कि भारत में जो ये सामान ले जाते थे इसके लिए वो सोना और चांदी का प्रयोग करते थे। सोना चांदी का प्रयोग करते थे मुद्रा के रूप में, या फिर कुछ ढाले हुए सिक्के का भी प्रयोग करते थे। और यही कारण रहा कि दक्षिण भारत में मतलब विश्व के जो पश्चिमी हिस्से हैं, पश्चिम के सोने एवं चांदी का, पश्चिम के सोने चांदी का कह सकते हैं कि संग्रह हो गया। कहां पर? दक्षिण भारत संग्रह हो गया, एक्युमुलेट हो गया। ठीक है, तो भारत एवं पुर्तगाल के व्यापारिक संबंध ऐसे थे। फिर आगे जाकर हम जब भारत की स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, वो थोड़ी परिवर्तन होती जाएगी। परिवर्तन कैसे होगा? जैसे उत्तर भारत में आप देखिएगा कि 1556 ईस्वी में मुगलों में खास करके अकबर का शासन शुरू होता है, और अकबर धीरे धीरे क्या करता है कि अपनी स्थिति काफी मजबूत कर लेता है। इतनी मजबूत कर लेता है कि अब मुगलों को ये जो पुर्तगीज हैं वो चुनौती देने में सफल नहीं हो पाते हैं। मैं इसकी भी बात करूंगा। बहरहाल अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, कई फलों एवं सब्जियों की खेती की शुरुआत भी इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, एक दो टॉपिक्स और लेते हैं। अब तक हम लोगों ने जो चर्चा किया वह यह था कि भारत में पुर्तगाली एक सबसे उचित समय में आते हैं। यह उचित समय उनके दृष्टिकोण से था
इसलिए कि भारत में कोई मजबूत ताकत नहीं है जो चुनौती दे सके शुरुआत के समय में। और वो कैसे 1505, फिर 1509, फिर 1510 और फिर इस तरीके से वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाते हैं। साथ ही साथ भारत या पूरब में आने वाले जितने भी मजबूत जगह हैं, चाहे वो अफ्रीका का किनारा हो या फिर पाकिस्तान, जो वर्तमान का पाकिस्तान का एरिया हो, अरब सागर से जुड़े हुए जो मुहाने हैं उन क्षेत्रों पर कब्जा करना, या भारत के जितने भी तटवर्ती इलाके पे हैं उन तटवर्ती इलाकों पे कब्जा करके कुल मिलाकर इन्होंने समुद्र पर नियंत्रण कर लिया था और व्यापार को अपने लिहाज से ये आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इनकी चुनौती अब और आगे बढ़ती चली गई जब भारत में एक पुर्तगालियों के खिलाफ कह सकते हैं कि यहाँ के शासकों में ये बात चली ही जाती है, ये बात सोचने लगते हैं कि पुर्तगाली चुनौती थोड़ी कठिन है, इन्हें ठीक करना चाहिए और अपने सर्वाइवल को लेकर बात होती है। इसके साथ साथ अन्य जो यूरोपीय ताकतें अब भारत की ओर धीरे धीरे आना शुरू करती हैं, उनका भी सामना पुर्तगालियों को करना पड़ता है। खास करके ब्रिटिशर्स पुर्तगालियों के खिलाफ काफी मजबूत होते हैं। लेकिन कुछ 2-3 बातें और भी हैं जो पुर्तगालियों से संबंधित है। जैसे पुर्तगालियों का संबंध बाकी शासकों के साथ कैसा होता है, इस पे मैं थोड़ी चर्चा करता हूं। 1536 ईस्वी में मैंने एक टाइमलाइन लिया था कि 1505 से लेकर 1540 के बीच में, 1505 से लेकर 1540 के बीच में पुर्तगाली जो हैं वो अपने आप को काफ़ी स्पष्ट रूप से भारत के अधिकतर जगहों पर स्थापित करते हैं। तो 1536 ईस्वी में गुजरात का एक शासक है, 1536 ईस्वी में गुजरात का एक शासक है जिसका नाम है बहादुर शाह। बहादुर शाह मूलतः पुर्तगालियों से ज्यादा 1530 में जब बाबर का देहांत हुआ और भारत के उत्तरी हिस्से में हुमायूं शासक बना, तो हुमायूं के खिलाफ बहादुर शाह ने क्या किया, पुर्तगालियों से मदद मांगी। पुर्तगालियों ने मदद दिया, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि पुर्तगाली मदद इन्हें मुफ्त में नहीं मिला, बल्कि इसके बदले में उन्होंने गुजरात का जो बेसिन द्वीप है, बेसिन द्वीप, वहां पर पुर्तगालियों को कह सकते हैं कि अपने फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। आप इसे फैक्ट्री कह लें, यहाँ पर किला बनाने की बात कह लें, व्यापार अधिकार करने की बात कह लें, ये सब हुआ। बहादुर शाह पुर्तगालियों की मदद से हुमायूं को भगाने में तो सफल हो गए, भगाने में सफल हो गए। और उसके बाद बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को कहा कि मैंने आपको बेसिन द्वीप सौंपा, आपने मुझे मदद किया, हुमायूं हमसे दूर चला गया, अब आप अपने अपने पास अपने कार्य को करें। लेकिन पुर्तगाली यहां पर अब रुकने वाले नहीं थे। अब धीरे धीरे पुर्तगाली और बहादुर शाह के बीच में दरार हो गया और इस दरार के फलस्वरूप इन दोनों के रिश्ते काफी खराब हो गए। अंततः इस रिश्ते को ठीक करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई, लेकिन यह बैठक का जो स्थल था वो पुर्तगालियों के खेमे में था, या यूं कह लीजिए कि पुर्तगालियों के जहाज में था। और पुर्तगाली जो हैं वो बहादुर शाह को अपने पास बुलाते हैं और उनकी हत्या करते हैं। तो यहां से आप यह भी कह सकते हैं कि पुर्तगालियों ने षड्यंत्र के तहत भी कई जगहों को हड़पा। अब जिस तरीके से भी यह देखा जाए, लेकिन इस प्रकार के भी घटनाक्रम होते हैं। भारत के अन्य शासकों के साथ भी कैसा संबंध था, इसे भी देखते हैं। जैसे कि आपने पता ही यहां पर किया कि 1556 ईस्वी में यहां पर उत्तर भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अकबर एक मजबूत रूप से उभर रहा था। अकबर
भी वर्ष दर वर्ष अपनी जो चुनौतियों को जो उसे उसके सामने आया अपने सहयोगियों की सहायता से उसे ठीक किया। ये मध्यकाल की कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने देखा होगा। अकबर अकबर जो था अपने धार्मिक दृष्टिकोण के लिए काफी जाना जाता था। अकबर का जो धार्मिक दृष्टिकोण था, इस धार्मिक दृष्टिकोण में वो सभी की सुनता था, ऐसा मान्यता था। ठीक है। अब ये बात जब पुर्तगालियों को पता चली कि अकबर एक मजबूत शासक है और वो धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर काफी उदार है, सभी प्रकार के दृष्टिकोण को वो सुन सकता है, तो उन्होंने प्रयास किया, वर्ष दर वर्ष प्रयास किया। हालांकि अकबर के बारे में कहा जाता है कि 1572 ईस्वी में वो गुजरात के दौरे पर था और पहली दफा वो पुर्तगालियों से मिला। हालांकि पुर्तगालियों के बारे में जाहिर सी बात है वो बहुत सुन रखा होगा, क्योंकि पुर्तगालियों की उपस्थिति क्या थी, काफी मजबूत स्थिति में थी। ठीक है। तो 1572 से लेकर 1598 के बीच में, अब यहाँ पे बहुत सारे नाम आएंगे, आप इन सभी नामों को आप देखेंगे कि ये सभी जो हैं वो अकबर को यह बताने की कोशिश करते हैं कि जो धार्मिक दृष्टिकोण से ईसाई नजरिया है वो क्या है। आपको ये पता ही होगा कि अकबर ने इबादत खाना या फिर कह सकते हैं कि धर्म को लेकर काफ़ी सबको लेकर चलने की बात की थी। इसने एक अपना धर्म भी शुरू किया था जिसे कहा था दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही, जिसके प्रथम जो फॉलोअर थे वो बिरबल थे। ठीक है। ईसाई धर्म के प्रमोशन को लेकर ये बात करता है अकबर से पुर्तगाली नजरिया। लेकिन पुर्तगालियों की जो ट्रैक रिकॉर्ड थी, पुर्तगालियों का जो अब तक का कार्य रिकॉर्ड था, इसको देखते हुए अकबर थोड़ा सा कह सकते हैं, क्योंकि 1572 तक पुर्तगालियों की बहुत सारे जो क्रियाकलाप थे वो बाहर आ चुके थे, तो ईसाई धर्म के बहाने, प्रचार प्रसार के बहाने जब वो अकबर के समीप पहुंचते हैं तो अकबर काफी चौकन्ना होता है और लगभग बहुत सारे प्रयास के बावजूद भी एक जो मतभेद है वो बना रहता है और ईसाइयों को वो उस तरीके से प्रमोट नहीं कर पाता है जिस प्रकार से वो फारस या कह सकते हैं नौरोज की शुरुआत करना, जो अलग अलग धर्म है, चाहे वो सनातन को लेकर हो, जो दृष्टिकोण वो अपनाता है वह दृष्टिकोण ईसाइयों को लेकर नहीं अपना पाता है और एक सीमित संबंध को ही ये प्रमोट करता है। अकबर के सीमित जो संबंध थे वो कहीं ना कहीं पुर्तगालियों से एक प्राप्ति को लेकर भी था और वो पुर्तगालियों से बारूद के उपयोग या फिर इनकी जो बंदूक के उपयोग, इनको वो प्राप्त करना चाहता था। तो क्योंकि ये धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर काफी अडिग नजरिया अपनाता है, तो बारूद के उपयोग को लेकर या बंदूक की प्राप्ति को लेकर अकबर को काफी सफलता नहीं मिलती है। साथ ही साथ आप मुगलों में जहांगीर के साथ के संबंध को भी थोड़ा समझ लीजिए। जहांगीर जो पहले सलीम के नाम से भी जाना जाता था, जब वो राजकुमार था तो राजकुमार सलीम था, जब शासक बना तो जहांगीर के नाम से शासक बना। पुर्तगालियों के साथ सलीम के संबंध जो थे वो भी ठीक ठाक थे और जहां पर अकबर ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए बारूद के उपयोग या बंदूक के उपयोग के लिए इनकी नजदीकी स्वीकारी थी, लेकिन सलीम या जहांगीर के जो संबंध पुर्तगालियों से थे इनके उद्देश्य अलग थे। आपको पता होना चाहिए कि सलीम और अकबर के संबंध बहुत बेहतर नहीं थे, संबंध बेहतर नहीं थे। ठीक है। तो वो कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो अकबर के खिलाफ पुर्तगालियों के इस्तेमाल की बात वो सोच रहे थे, लेकिन आगे जाकर स्वतः ही 1605 ईस्वी में अकबर का देहांत हो जाता है और जहांगीर को सत्ता मिल जाती है। लेकिन जहांगीर को सत्ता तो मिलती है, लेकिन इनका जो नजरिया है धार्मिक रूप से वो ईसाइयों के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाता है, जैसा कि अकबर का ईसाई धर्म के प्रति था।
हालांकि अकबर ने भी ऐसा नहीं किया कि इन्हें पूर्णतः राज्य से बाहर निकाल दिया, लेकिन बहुत ज्यादा जगह नहीं दिया। लेकिन जहांगीर ने आगरा और लाहौर में ईसाइयों के धर्म स्थल गिरजाघर को बनवाने की सहायता की। ये सारे मामले नजर आते हैं। तो अब एक बार फिर से हम लोग सूचनाओं पर लौटते हैं। पुर्तगाली भारत में आते हैं, व्यापार करते हैं, अलग अलग शासकों के साथ उनके संबंध थोड़े अलग अलग होते हैं। मुगलों के साथ भी संबंध उठापटक वाले होते हैं। कहीं पर उन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया और अपने आप को काफी मजबूत किया। जहां मजबूत किया वहां पर उन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य शैली, देखिए ये जो इंफॉर्मेशंस हैं ये आपको एमसीक्यू में पूछ दिए जाते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली में हराया, परंतु गोवा, दमन, दीव से 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों का अधिकार बना रहा। अब ये जो मामला है कि अंग्रेज से हारने के बावजूद भी पुर्तगाली भारत में क्यों बने रहे, और अंग्रेज के जाने के बाद भी 1947 में जाने के बाद भी क्यों बने रहे, इस सवाल को अपने मन में थामे रहिए। और जब ब्रिटिशर्स के सबसे संबंधित बातें जब हम लोग देखेंगे तो उस समय इस पॉइंट पर हम लोग विचार करेंगे। एक बार फिर से अब हम लोग थोड़ा सा पुर्तगालियों के जो आगमन है और फिर यहाँ पर उनके बने रहने की बात है, उससे संबंधित कुछ विचारों पर एक बार फिर से विचार कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि पुर्तगाली जब इतने मजबूत थे तो वो भारत में हमेशा क्यों नहीं बने रहे इतनी मजबूती से, जैसे कि ब्रिटिशर्स। अब जैसे अगर हम पुर्तगाल को यह देखें कि पुर्तगाल मजबूत थे, इनके पास नौसेना काफी बेहतर था, नौसेना काफी शानदार था, लेकिन फिर भी आधुनिक भारत के इतिहास में ये ब्रिटिशर्स से क्यों पीछे हो गए, ब्रिटिश से क्यों पीछे रह गए। तो इसका एक तो पहलू ये होगा कि हम ब्रिटिशर्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझें, लेकिन पुर्तगालियों के दृष्टिकोण से समझें कि क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पुर्तगाली अन्य यूरोपियों की तुलना में, खास करके ब्रिटिश की तुलना में पीछे रह गए। आने वाले समय में ब्रिटिश का आगमन होगा, फ्रेंच का आगमन होगा, लेकिन इन दोनों की ही तुलना में पुर्तगीज काफी सीमित स्थल पर रहे। तो उनमें तो सबसे पहला, यानी कि इनकी जो सीमितता का कारण था, उनमें इनका जो सबसे पहला कारण ये था कि ये एक अच्छे प्रशासक नहीं थे, अच्छे प्रशासक नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपने पढ़ा होगा, अपने अभी तक हमने चर्चा किया कि समुद्री लूटपाट करते थे। अब ये एक अच्छे प्रशासक या अच्छा यूनिट का तो लक्षण नहीं हो सकता कि किसी व्यापार को, किसी दूसरे व्यक्ति के व्यापार को अगर आप रोकना चाहते हैं तो समुद्री लूटपाट पर आ जाएं। एक दूसरा, ये धार्मिक रूप से काफी कट्टर थे। अब इसका मतलब ये हुआ कि भारत के जनमानस में ये काफी पॉपुलर रूप से अपने स्थान को नहीं बना सके। तीसरा, अपने बात को रखने के लिए जो लैंग्वेज और लिटरेचर का विकास होना चाहिए था, जो भाषा एवं साहित्य का विकास जो होना चाहिए था, भाषा का, साहित्य का, ये इनमें काफी कमी था। भाषा एवं साहित्य की काफी कमी पूरे पुर्तगालियों में देखने को मिली। कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जिससे यह पता चले कि ये अपनी बातों को सरलता से भारतीय जनमानस में रख रहे थे। चौथा ये था कि इनके जो कालांतर में इन्हें चुनौती मिली वो काफी मजबूत था। जैसे मुगल हो गए,
या फिर ब्रिटिशर्स ही हो गए या फिर अन्य यूरोपीय हो गए, ये सारे मामले जो थे वो पुर्तगालियों के खिलाफ जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोगों ने यूरोपियों के भारत आगमन से संबंधित, पुर्तगालियों से संबंधित बातों को देखा। हमारा ये दूसरा अध्याय था, दूसरा अध्याय का यह दूसरा टॉपिक था। पहला टॉपिक पुर्तगालियों के आगमन के समय की परिचय देखे थे, जिसमें यूरोप में क्या चल रहा था ये बात हमने देखा। दूसरा टॉपिक जिसमें पुर्तगालियों के आगमन को समझने का प्रयास किया। तो इस समय भारत की स्थिति क्या थी, भारत में क्या चल रहा था जिसकी वजह से पुर्तगाली यहाँ पर अपने स्थान को बनाने में सफल हो पाए, या फिर उन्हें कौन सी ऐसी चुनौतियां भी मिली जिसकी वजह से ये भारत या आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने में विफल रहे। अब हम लोग तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे।